ओके, तो हम अब शुरू करने वाले हैं। अब मैं टाइमर भी चला देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का बड़ा वीडियो नहीं होता है, 11 मिनट का। ठीक है, हाँ जी। तो हम अब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट देख लेते हैं जल्दी से। अर्थ डे से शुरू करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट के। तो तो ये है अर्थ डे से रिलेटेड टॉपिक। तो अर्थ डे था, इस बार मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को। अर्थ डे का था जो थीम था वो था रिस्टोर आवर अर्थ। ये काफ़ी मुझे क्या कह सकते हैं, मतलब रिस्टोर आवर अर्थ, मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी और को बोल रहे हैं कि हमारी अर्थ को रिस्टोर करिए, जबकि हमारी अर्थ तो हमने खुद ने ख़राब की है ना। तो हम अपील किससे कर रहे हैं कि हमारी अर्थ को ठीक करो? क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ख़राब करी है, पॉलिटिशियंस को करना चाहिए कुछ, तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी ख़राब की तो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो तो हमारे कंजम्पशन के लिए ही रहा है ना। तो हम ये अपील किससे कर रहे हैं कि रीस्टोर आवर अर्थ? तो फिर मैं ऐसे क्रिटिकली सोच रहा था, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू बात है। ठीक है, फिर एक आता है नया टॉपिक, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रिलिम्स में दे देगा, इतना लंबा सा नाम। अब बताओ ये किससे रिलेटेड है? तो ये बेसिकली यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप है, बिटवीन इंडिया एंड यूएस है। CCEAP, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी एजेंडा है उसकी पार्टनरशिप। ठीक है, अभी यूएसए के अंदर एक चीज़ चल रही है जिसका नाम है, वो भी लिख लेना, क्लाइमेट, यहाँ पे लिखी नहीं मैंने, क्लाइमेट लीडर्स समिट। ठीक है, तो इस समिट के अंदर अभी मोदी जी ने अटेंड करी थी, तो वहाँ पे ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो लीडर समिट जो है, क्लाइमेट लीडर समिट, ये इंडिया यूएसए के बीच में, क्लाइमेट लीडर समिट यूएसए ने ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, तो क्या है, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना है और बेसिकली क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। ठीक है, तो बस, और अब कुछ फैक्ट्स देख लो, ये ऑलरेडी फैक्ट्स पढ़े हुए हैं, लेकिन हम फिर से फैक्ट्स देख लेते हैं कि देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है मुझे भी नहीं पता, पर ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कुछ होती है, एक तो CO2 होती है, ठीक है, एक मीथेन होती है, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस की रैंक देखें तो इंडिया की GHG रैंक है 4। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है चाइना, चाइना के बाद आता है यूएसए के बाद आता है EU। ठीक है, ये फैक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। GHG के अंदर चाइना, US, EU, इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है केवल 6.5% ऑफ द टोटल। ठीक है, और 40% ऑफ द पर कैपिटा, मतलब GHG एमिशन। ठीक है, और CO2 एमिशन के अंदर इंडिया आता है 3rd नंबर पे। तो सबसे पहले कौन आता है? USA, चाइना, और फिर US, गंदा लिख रहा हूँ, चाइना, इंडिया। ये है कार्बन के अंदर, इंडिया 3rd नंबर पे है, और इंडिया 7% कार्बन एमिट करता है, 7%। और ये है इंडिया एमिट करता है GHG 6.5%। ठीक है, और कुछ और फैक्ट्स हैं, ये देखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आंसर राइटिंग के लिए और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, अगर ये बहुत अच्छे से उस एक क्लाइमेट चेंज वाली जो PPT थी उसमें दिया हुआ है, इसे अगर याद रख लोगी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड के अंदर हम देखते हैं, एक मैं तुम्हें पेज बताता हूँ। ये फैक्ट मतलब मैंने वेरीफाई करके देखे थे, सही थे इसमें जो दिए हुए हैं, ये वाला, इसको देखो बस। इस जो ये है ना, इसे तुम ज्योग्राफी के आंसर्स में भी बना सकती हो, इसे GS के आंसर में भी बना सकती हो, और यहाँ से काफ़ी मीनिंगफुल हम चीज़ समझ सकते हैं कि 41% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो इलेक्ट्रिसिटी से आता है, 34% इंडस्ट्री से आता है, और केवल 13% जो है ट्रांसपोर्ट से आता है। तो अगर हम एक बहुत मतलब रैंडम तरीक़ों से लिखेंगे तो हम मतलब रैंडमली सोचेंगे चीज़ों को, लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड तरीक़ों से सोचो तो 40% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, 34% जो है इंडस्ट्रीज़ हो गया, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती है, और 13% ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज है ना, कार, ट्रक, एयरपोर्ट, एरोप्लेन, शिप वगैरह वगैरह, ट्रेन्स। ठीक है, 3% एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के अंदर वही एनिमल फार्मिंग आ गया, और जो भी नॉर्मल क्रॉप फार्मिंग हो गया, बिल्डिंग्स है, और अदर सोर्सेज है। अगर इन तीनों को याद भी नहीं रख सकते हो तो इसे याद रख लो, ये याद रख लो, ये याद रख लो, और ये याद रख लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो जब तुम इन डेटा को याद रखोगी तो तुम्हारे पास एक काफ़ी लॉजिकल सा
दिमाग में फ्रेमवर्क आ जाएगा कि अच्छा सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर तुम थोड़ा सा तुम्हें अंडर आइडिया हो, मोर देन 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो 41% जब इलेक्ट्रिसिटी से आती है और 80% अगर कोल पावर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए कि जो भी और ज़्यादा जो कोल की माइंस हैं उनका एलोकेशन बंद करो, ठीक है, उनका एलोकेशन बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हमें जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फाइनली है ना। फिर इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ को क्लीन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ को क्लीन कैसे करेंगे, सोल्यूशन होते हैं, जैसे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये पढ़ा होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को और क्लीन अप करने के लिए क्या हो सकता है, क्लीन फ्यूल और क्या हो सकता है, जैसे इथेनॉल बेस्ड फ्यूल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर अगर हमें कंट्रोल करना है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जैसे ई व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए। तो बेसिकली समझने वाली चीज़ है कि जब तुम इस डेटा को इस वे में याद रखोगी ना कि अच्छा सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसे ठीक करना है, फिर 34% ये इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करना है तो इसे ठीक करना है, फिर ट्रांसपोर्ट 13% तो इसे ठीक करना है। तो एक काफ़ी लॉजिकल आंसर आएगा और तुम्हारे पास वो आंसर हमेशा रहेगा, भले नींद में हो चाहे कुछ भी हो। और फिर एग्रीकल्चर पे भी अगर थोड़ा सा एम्फेसिस करोगी तो एग्रीकल्चर भी हमें बेसिकली एनिमल क्या कहते हैं, मीथेन एमिशन सबसे ज़्यादा जो होता है, CH4 एमिशंस, नेचुरल गैस एमिशंस, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से होता है। हमारा डिस्कशन हो चुका है इस चीज़ को लेकर। तो अगर उसे भी किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें हम, वीगन, मूविंग टुवर्ड्स वीगनिज्म, नॉट वीगनिज्म, वो वीगनिज्म उस दिन गलत था, वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। एनिमल डाइट को हम अगर कम करें तो इससे कुछ ना कुछ कहीं ना किसी हद तक हम एग्रीकल्चर से भी जो हो रहा है एमिशन उसे भी रोक सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल एक फैक्ट जो कि हम मिस कर जाते हैं वो ये है कि भले ही मीथेन जो है उसका जो शेयर है, जो सपोज ये ग्रीन हाउस गैसेज है उसके अंदर मीथेन का शेयर 24% है, ठीक है। लेकिन उस 24% के अंदर से मीथेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ये चीज़ याद रखने की है, ठीक है। तो ये 3% जो है ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। तो बस ये बेसिक फैक्ट्स को याद रखो, यू हैव ऑल योर फैक्ट्स एंड यू हैव ऑल योर आंसर्स। चलो वील मूव अगेन यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्ट्स बताते कि कार्बन एमिशन के अंदर इंडिया 3rd पे, GHG एमिशन पे इंडिया 4th पे, ठीक है। और CH4 कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द ग्लोबल का GHG और 24% एग्रीकल्चर से आता है। थोड़ा सा मैंने फैक्ट मिसमैच कर दिया बट ये सही है, ओके। और अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपन पेरिस डील से रिलेटेड। पेरिस डील के जो टारगेट्स हैं वो बाइंडिंग में नहीं है, दे आर वॉलंटरी एंड दे आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। और रिव्यू मैकेनिज्म होगा वो हर 5 साल में एक बार होता है। 2025 में सबसे पहली बार होगा। 2015 के अंदर पेरिस डील हुई थी, 2025 में पहला रिव्यू होगा, इस बात को याद रखना। मतलब अभी तक एक भी रिव्यू हुआ नहीं है, 10 साल बाद का इन्होंने गैप रखा है, ठीक है। और पेरिस डील का क्योटो प्रोटोकॉल से क्या है डिफरेंस कि क्यों, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल वो डेवलपिंग कंट्रीज में डिफ्रेंशिएट करता है। ग्रीन हाउस क्या, सॉरी, पेरिस अग्रीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करता है, उसमें है वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आपको इतना करना है या फिर आप डेवलप्ड आपको नहीं करना है, आपको करना है ऐसा करके, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है किसी भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन से रिलेटेड, इन टर्म्स को याद रखना, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग कितनी है, हर साल इसमें बोला है फंडिंग के लिए 100 बिलियन रुपये, 100 बिलियन डॉलर जोड़ने का इन्होंने फैसला किया है और 3 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड को देंगे। 100 बिलियन वाला अगर भी डेटा याद रख सको तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब इंडिया की प्रोग्रेस देख लो, इंडिया की क्या प्रोग्रेस है। तो इंडिया ने अपने एमिशन इंटेंसिटी को 21% से कम कर दिया है, ठीक है। और एक वेबसाइट है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वेबसाइट, तो वहाँ पे अगर देखोगी तो इंडिया इज़ 2% कंपैटिबल, 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल। इस वेबसाइट को खोल के बता देता हूँ मैं, इससे कि क्लैरिटी आ जाएगी कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है भी या नहीं है। क्लाइमेट चेंज ट्रैकर, क्लाइमेट चेंज ट्रैकर, ये क्लाइमेट चेंज ट्रैकर की वेबसाइट है ये। तो ये बताता है ऐसे कि आपको कितना होगा, ये देखो ऐसा ऐसा कुछ करके होता है। इंडिया देखो येलो कलर का है, इट इज़ 2 डिग्री कंपैटिबल, ओके। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ओफो, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये तुम लिख सकती हो कि हाउ इज़ इंडिया परफॉर्मिंग, तो इंडिया के अंदर तुम लिख सकती हो। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना सपोज
कि हाउ आर द कंट्रीज डूइंग, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन। तो इंडिया की पोजीशन के अंदर तुम वो फैक्ट्स लिख सकती हो कि थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, बट वी कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 60% टू द ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन, ऐसा ऐसा करके कुछ भी। ठीक है, ये डेटा लिखोगी तो काफ़ी अच्छा लगता है सब्सटैंशिएट करने में। और इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए हैं, इंडिया ने अपने INDC प्रोनाउंस कर दिए हैं, इंडिया ने अपने जो भी सोलर एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उनको इम्प्रूव कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया, इम्प्रूव तो क्या कर दिया है। और फिर इंडिया का अभी तक कितना अचीवमेंट है, तो 20% एमिशन रिडक्शन, या फिर क्लाइमेट चेंज ट्रैकर जो है वो बोलता है कि इट इज़ 2 डिग्री कंपैटिबल। ठीक है, और इंडिया के साथ इश्यूज़ क्या है कि अफॉरेस्टेशन डेटा, मतलब हम जो भी बोलते हैं कि अच्छा 24% जो है अफॉरेस्टेशन, उसे बिलीव कर लेना फेस वैल्यू पे वो ठीक नहीं होगा, है ना। और दूसरी चीज़, सोलर एनर्जी बहुत सारे स्टेट्स की प्रायोरिटी नहीं, ये मतलब कुछ कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं। और मतलब जो हमने वो देखा था ना ग्राफ क्लाइमेट चेंज वाला, उसी ग्राफ के अंदर से तुम कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकाल सकती हो। ठीक है, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।